नमस्कार, जय हिंद। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बहुत ही खास प्रोग्राम जिसका उद्देश्य है कि हमारे जो बच्चे जो देश के भविष्य हैं उनको सही रास्ता दिखाया जाए, उनके कैरियर में वो आगे कैसे बढ़ें, इसके लिए उनको सही गाइडेंस दी जाए और वो बिल्कुल सही लोग जो दे सकते हैं उनको उनके द्वारा दिया जाए। इसी कड़ी में जैसा आप देखते आए हैं, इसी कड़ी में आज हम श्रीमती सरती देवी पब्लिक स्कूल, जो कि एसडी पब्लिक स्कूल के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर मौजूद हैं। ये ताजपुर खुर्द, न्यू दिल्ली 71 में है और ये सन 2000 में इसकी नींव रखी गई थी, या हम कहते हैं कि ये शिक्षा मंदिर की नींव सन 2000 में रखी गई थी। इसके चेयरपर्सन श्री ओम प्रकाश गौर जी हैं, जो आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। और हमारे साथ इस समय स्कूल के जो टॉप मैनेजमेंट है उससे लोग बैठे हुए हैं। मैं ओम प्रकाश जी के साथ साथ मैं उनका बहुत बहुत साधुवाद करता हूं, प्रणाम बोलता हूं कि उन्होंने एक ऐसे स्कूल की परिकल्पना करी और फिर उसकी नींव रखी जिसमें आज उठते हुए भारत, या हम कहते हैं कि भारत के भविष्य को एक नया रूप देने का काम चल रहा है। इसके साथ ही मैनेजर प्रवीण कुमार जी हमारे साथ हैं, श्री कृष्ण जी भी हैं, जो करीब 30 साल से अधिक समय के लिए से वो कैरियर काउंसलिंग का काम और बहुत से अन्य ऐसे काम कर रहे हैं जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वो साइकोलॉजिस्ट हैं और साथ ही साथ वो कैरियर काउंसलिंग में एक बहुत बड़े एक्सपर्ट के रूप में भी हैं। मेरे साथ प्रिंसिपल रेनू बाला जी हैं, जो कि इस स्कूल की प्रिंसिपल हैं, तथा साथ ही एक लीगल कंसल्टेंट मिस्टर पुष्पेंद्र कौशिक जी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, जो इस स्कूल को एक नया जीवन या आगे कैसे बढ़ा जाए, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लीगल बात होती हैं, उसके साथ साथ वो एकेडमिक में भी बहुत मदद करते हैं। तो मैं बच्चों आपसे मैं यह निवेदन करता हूं कि एक बार ज़ोरदार ताली बजाकर इस चीज़ का आप हमारे इस पैनल का स्वागत करें तो बहुत अच्छा होगा। प्रोग्राम की शुरुआत करने के पहले हम चाहते हैं कि श्री ओम प्रकाश गौर जी, जो कि इसके फाउंडर हैं, चेयरपर्सन हैं, वह 2 शब्द हमारे बच्चों को बोलें और हमें बोलें कि आखिर उनकी परिकल्पना क्या थी, या वो सिर्फ शुभकामनाएं दें। श्री ओम प्रकाश जी। नमस्कार जी, मैं सुभारती टीम का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इस प्रोग्राम के लिए हमारे विद्यालय को चुना। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहता हूं कि इस तरह के प्रोग्राम स्कूलों में होते रहें। मेरा ये पहले से ही स्वप्न था कि मैं अध्यापक बनूं, लेकिन अध्यापक नहीं बना। नियति कुछ और थी, भाग्य में कुछ और लिखा था, जिससे मैं गवर्नमेंट जॉब में गया। लेकिन मेरा बाद का रिटायरमेंट के बाद का जो समय है वो एज ए टीचर ही है, एज ए स्कूल फाउंडर का है। और परमात्मा ने मेरी उस नियत को ठीक समझा, तब उन्होंने ऐसा मुझे अवसर दिया। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस तरह बच्चों के भविष्य के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी। मैं धन्यवाद के साथ साथ आपको प्रणाम भी करता हूं कि आपकी सोच ऐसी थी और लक्ष्य बिल्कुल क्लियर था, इसलिए आप गवर्नमेंट सर्वेंट होते हुए साथ में जब आप रिटायर हुए तो अपने लक्ष्य को पाया।
ये मेरे समझ में यहाँ जितने बच्चे बैठे हुए हैं, अगर उनको भी ये बात समझ में आई हो कि हमारा लक्ष्य बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कभी ना कभी वो ज़रूर मिलेगा। अब इसके साथ ही मैं हमारे साथ बैठे डॉक्टर श्री किशन जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आगे की रूपरेखा और प्रोग्राम के बारे में बताएं। बच्चों, ये बहुत ही, मैं अगर कहूँ कि सही टाइम है जब आप लोगों को अपने कैरियर को किसी ना किसी तरीके से मोल्ड करना होता है, और राइट टाइम पे राइट डायरेक्शन अगर मिल जाए तो हम लोग मंजिल पे आराम से पहुंच सकते हैं। हमारा जो प्रोग्राम है वो कोशिश यही कर रहा है कि हर एक बच्चे के मन को छुए और उसके मन की जो जिज्ञासा है, जो क्वेश्चंस हैं, वो अपने बाहर निकालें और इसके बारे में वो हम पैनलिस्ट के साथ में चीज़ें शेयर करें। आप समझते हैं कि अगर हम 12th के बाद कोई भी कैरियर ऑप्ट कर रहे हैं, अभी तो आपने स्ट्रीम चूज किया और उसके अनुसार आप पढ़ रहे हैं, लेकिन कैरियर आपका बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, उसके लिए आप कितने ज़्यादा स्ट्रांगली काम कर रहे हैं, क्या क्या आपने सोचा हुआ है, प्लानिंग्स क्या की हैं, उनका आपका आधार क्या है, क्या आपने अपने हर्डल्स, आपने चुनौतियां, उन सब के बारे में सोचा है क्या? इन चीज़ों को हम जरूर ध्यान में रखें कि जब हम कोई भी गोल अचीव करना चाहते हैं तो हमारा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि हम क्या बनना चाहते हैं और इस बनने के लिए हमारी जर्नी क्या होगी, उस जर्नी को हम कैसे कवर करेंगे। तो ये एक राइट टाइम है जहां आपके बोर्ड के प्री बोर्ड चल रहे हैं शायद, और प्री बोर्ड में आप लोगों के पास एक स्ट्रेस जरूर होगा माइंड में कि पता नहीं कैसे मार्क्स आएंगे, मैं तो पढ़ा नहीं था, मैंने इस लेवल की स्टडी नहीं की। बट क्या इस तरीके की थॉट्स, इस तरीके का प्रेशर आप लोगों को अपना गोल अचीव करवाने देगा? कहीं ना कहीं आप लोगों को ये सोचना होगा कि जो कमी रह गई, जो गैप रह गया, उसको मैं समय रहते कैसे कवर करूं। तो ये जर्नल डिस्कशन आपके स्कूल्स में भी होते होंगे, आपके टीचर्स भी आप लोगों को गाइड करते होंगे, बट कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एज ए प्रोफेशनल टीचर अपने सब्जेक्ट को क्लियर कर सकता है, बट बच्चों को काउंसिल नहीं कर सकता उस लेवल पे जहां साइकोलॉजिकली कुछ डैमेज हो रहा है या कुछ चीज़ें हो रही हैं और बच्चा उससे कवर नहीं कर पा रहा। तो इस तरीके से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं तो आप जरूर पूछें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर कर सकें। रही बात आपकी 12th के बाद क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, तो इस चर्चा में हम लोग कोशिश करेंगे कि हम सारे आयामों को टच करें कि आपकी हायर एजुकेशन की क्या ऑप्शंस हैं, रेगुलर हैं, डिस्टेंस है, ऑनलाइन है, और उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। एनईपी आप लोगों को किस तरीके से अब और भी ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है। आप लोगों की मल्टीपल एग्जिट एंट्रीज का क्या मतलब है, या आपकी सब्जेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में आपको बताया जाएगा कि क्या है। तो इन चीज़ों के बारे में जो भी डाउट आप लोगों के मन में होते हैं वो आप ज़रूर पूछें। जहाँ भी डिग्री की बात आती है तो डिग्री नो डाउट कि आपकी सबसे पहले ये आता है कि आपका स्कूल है तो स्कूल रिकॉग्नाइज है, किससे रिकॉग्नाइज है, हरियाणा बोर्ड से है या सीबीएसई से है। एक क्वेश्चन जनरली आता है दिमाग में, तो वो चीज़ जब हमारे दिमाग में आती है कि भाई हम किस स्कूल से पढ़ रहे हैं, स्कूल सीबीएसई एफिलेटेड था, हम उससे पढ़े, हरियाणा बोर्ड से था, जबकि आपका सिलेक्शन चाहे हरियाणा बोर्ड से है चाहे सीबीएसई बोर्ड से है, दोनों कंडीशन में ही गवर्नमेंट सिलेक्शन होता है आपका, किसी भी जॉब में जाते हैं आप। सेम सिचुएशन अगर यूजीसी लेवल पे आप जाते हैं तो कॉलेजेस में गवर्नमेंट कॉलेजेस और आपके डिस्टेंस एजुकेशन दोनों इक्विवेलेंट है और दोनों की एक ही वैल्यू है। तो उसमें कोई भी मिथ नहीं है कि अगर आप कुछ डिस्टेंस से करना चाहते हैं या आप अपना रेगुलर करना चाहते हैं तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप ले सकते हैं। अब यहाँ बात आती है कि जब रेगुलर का ऑप्शन है तो हम डिस्टेंस क्यों करें, उस एजुकेशन की क्या ज़रूरत है। हम तो बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, ना हम स्कूल जा पाएंगे, कॉलेज जा पाएंगे, हम इंजॉय भी नहीं कर पाएंगे।
लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि जब आपने अपना एक गोल अचीव करने के लिए ठान लिया है, आपने अपना गोल मान लिया है कि मुझे ये गोल अचीव करना है, तो जब हम स्कूल्स में कोई क्वेश्चन टीचर पूछते हैं ना कि आज आपने ये होमवर्क क्यों नहीं किया, तो आप लोगों का जवाब आता है टाइम नहीं मिला। तो जब आप 24 आवर्स में ही, जिसने कुछ रचा है, इतिहास रचा है, तो 24 आवर्स में ही रचा है। तो आप जब स्कूल लेवल पे ये बात कहते हो कि आज टाइम नहीं बचा, तो टाइम क्यों नहीं बचा? क्या कर रहे थे आप ऐसा? आपने अपने टाइम को कहाँ किल किया? तो जब आप स्कूल लेवल पे इस तरीके के एक्सक्यूजेस दे देते हैं, तो कॉलेज में जाने के बाद तो आप और भी फ्री हो जाएंगे। यहाँ पे तो आपका रेगुलर वॉच होता है, पेरेंट्स को कॉल कर दी जाएगी, इन्फॉर्मेशन तुरंत पहुँच जाएगी, बट वहाँ तो आप आज़ाद हो गए, एक अलग उड़ान पे चले जाएंगे आप। वहाँ आप लोगों को निश्चित करना होगा कि जिस गोल को हम अचीव करना चाहते थे वो गोल आज भी सेम है और उस पे ही मुझे अपने पे स्टिक करना है। तो वहाँ कई बच्चों के सामने ये चुनौती आएगी कि मैं सेल्फ स्टडी अच्छे से कर सकता हूँ, बशर्ते कि मुझे कोई ऐसा ऑप्शन मिल जाए कि मेरा ईयर ख़राब ना हो और मैं अपना काम करता रहूँ। सपोज करो कोई भी कंपटीशन टेस्ट की तैयारी आप करना चाहते हैं, तो डिस्टेंस एजुकेशन में अगर आप जा रहे हैं तो आपको एक ये बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि आप अपनी स्टडी, अपने कंपटीशन पे ध्यान दें और उसके बाद में फिर आप अपना रेगुलरली साथ साथ अपनी एजुकेशन भी लेते हैं। इसमें भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं कि अगर आप स्टडी डिस्टेंस से करना चाहते हैं तो एनईपी अभी आप लोगों को क्या अपॉर्चुनिटी दे रही है। जैसे मैंने अभी जिक्र किया था मल्टीपल एग्जिट और एंट्रीज का, उसमें पहले क्या होता था कि जब हम लोग एजुकेशन लेते थे तो हमें ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के बाद अगर फर्स्ट ईयर में किसी भी कारण से छोड़ दिया हमने, तो हम दोबारा से ही फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे और एक टाइम लिमिट के बाद में शायद हम उस चीज़ को ड्रॉप ही कर देते थे कि छोड़ो अब नहीं करना। लेकिन अब अपॉर्चुनिटी आपके पास ये है कि अगर आप एक साल करके अगर छोड़ देते हैं तो आपको एक डिप्लोमा मिलेगा, 2 साल करके छोड़ते हैं तो आपको एडवांस डिप्लोमा मिलेगा और 3 साल कंप्लीट करते हैं तो आपको डिग्री मिलती है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर आप 1 साल छोड़ के किसी भी कारण से, फैमिली इश्यूज़ हैं, मेडिकल इशू है, इकोनॉमिकल इश्यूज़ हैं, उन सब को अगर माइंड में रखते हुए कोई गैप आ जाता है 1 साल बाद, 2 साल बाद अगर आप करते हैं तो रेगुलर आप उस पे जाएंगे। सेकेंड ईयर में आपको एडमिशन, अगर आपने फर्स्ट में छोड़ा है तो सेकेंड ईयर में आपको एडमिशन मिलेगा, अगर आपने सेकेंड में छोड़ा है तो आपको थर्ड में एडमिशन मिलेगा। अभी आप लोगों का क्रेडिट स्कोर्स जो है वो आपके रिकॉर्ड रहेंगे कि आपने जो एजुकेशन ली है उसमें कितने सीजीपीए, कितना क्रेडिट आपका स्कोर बना है, उसके बिहाफ पे आपकी क्लियरेंस हो जाएगी, आप इस लेवल तक की एजुकेशन ले चुके हो। तो ये एक प्लस पॉइंट है आपके पास। तो आप ये ना मान के चलें कि हमें रेगुलर एजुकेशन नहीं करना। सभी को रेगुलर कॉलेजेस नहीं मिलते या मनपसंद कॉलेजेस नहीं मिलते और उस सिचुएशन में एजुकेशन को ड्रॉप कर देते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि एजुकेशन को ड्रॉप ना करें। अगर वो ऑप्शन नहीं हुआ तो दूसरे ऑप्शन से पढ़ें ताकि आप लाइफ में जो गोल अचीव करना चाहते हैं वो कर सकें। एजुकेशन के बेस पे या आपकी क्वालिफिकेशन वो नहीं रही जो रिक्वायरमेंट है किसी पोस्ट को लेके, वो फुलफिल ना हो पाए, तो आप इन जरिए से भी आप अपनी एजुकेशन ले सकते हैं। 12th स्टैंडर्ड के बाद में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी कि हम करें क्या। हर एक बच्चे का एप्टीट्यूड अलग है, आईक्यू अलग है और सब इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि भाई हर बच्चा आईएएस नहीं बनेगा, आईपीएस नहीं बनेगा, इंजीनियर नहीं बनेगा, डॉक्टर नहीं बनेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो बनेगा। उसने अपने लाइफ को सरवाइव करना है तो सरवाइव करने के लिए कुछ तो करेंगे। चाहे आप एग्रीकल्चर फील्ड में जाएं, चाहे आप डिप्लोमा कोर्स करके किसी टेक्निकल उसमें जाएं, या आप हॉस्पिटैलिटी में जाएं, नर्सिंग में जाएं, किसी भी फील्ड में आप जाएंगे ही जाएंगे। अंततः हमें कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन जरूर रखना होगा जिससे कि हम लाइफ में एक स्टेज आने पर स्टेबल हो जाएं और हमारी एक स्मूथ अर्निंग आ जाए, एक सेटिस्फेक्शन हमारा हो जाए। वहाँ पे
हमारे स्किल एजुकेशंस हैं। अभी सीबीएसई और एनईपी के द्वारा 6 ऑनवर्ड स्किल एजुकेशन आप लोगों की स्कूल्स में स्टार्ट हो जाएंगी। उसमें आप लोग अपनी क्लास में पढ़ेंगे और कहीं ना कहीं फील्ड विजिट पे जाएंगे और वहाँ प्रैक्टिकली देखेंगे कि वो काम कैसे होता है। उससे आपको अपने अपने एरियाज़ का इंटरेस्ट क्लियर होगा कि मैं इस काम को बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। एक एज ग्रुप होता है जिसमें हम बिल्कुल क्लियर होते नहीं हैं कि हम क्या करें, कैसे करें, ऑप्शंस नहीं होते, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती। तो उन सब चीज़ों को भी हम स्कूल के माध्यम से अचीव कर सकते हैं। वोकेशनल कोर्सेज हैं, बीवोक के हैं, बीवोक कोर्सेज आप करें, बहुत सारे कोर्सेज आ गए हैं जिनके साथ साथ आपका फ़ायदा क्या होगा जब आप बीवोक कोर्सेज करते हैं। इसमें गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीम लाई है कि आपका जो बीवोक कोर्सेज हैं वो प्रैक्टिकल बेस्ड हैं, मैक्सिमम प्रैक्टिकल बेस्ड है। 70-30 का रेशो है जिसमें 70% आपका प्रैक्टिकल होगा और 30% आपकी थ्योरी होती है। आप लोग देखते ही होंगे जब भी कोई प्रोजेक्ट आप लोगों को दिया जाता है और जब आप लैब में या कहीं पे भी जाके अपना प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो आप लोगों का एक अलग ही इंटरेस्ट लेवल होता है ना। गेम के लिए अगर ग्राउंड में भेज दिया जाए तो आप लोगों की कंप्लीट एनर्जी ग्राउंड में आपकी दिखती है कि हाँ आप कॉन्सेंट्रेट हैं। अगर आप फुटबॉल खेल रहे हैं तो आपका टारगेट होता है कि फुटबॉल किसी ना किसी तरीके से मेरी रीच में आ जाए, मैं फुटबॉल के साथ साथ रहूं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूं कि गोल करूं या मैं उस चीज़ को अपने प्रभाव में रखूं। तो आपका 100% कॉन्सेंट्रेशन होता है। वहाँ आपको कोई भी कमांड नहीं कर रहा होता, आप सेल्फ कमांडेड होते हैं क्योंकि आप उस पर इंटरेस्ट है आपका, आप इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि आपकी ही क्लास के कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो वो गेम भी नहीं खेलते हैं, या तो उनके हाथ में बुक मिलेगी या उनका इंटरेस्ट किसी और फील्ड में होगा। तो हर एक बच्चे का इंडिविजुअल इंटरेस्ट है और वो अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से, एप्टीट्यूड के हिसाब से अपने डिसीजंस बनाता है। बट कहीं ना कहीं डिसीजन बायस भी हो सकते हैं, इन्फ्लुएंस भी हो सकते हैं, प्रेशर के भी हो सकते हैं। उस चीज़ को जानने के लिए, जांचने के लिए ये जरूरी होता है कि कोई भी प्रोफेशनल गाइडेंस जरूर लें आप लोग। अब मैं यहाँ के मैनेजर मिस्टर प्रवीण कुमार से आग्रह करूँगा कि वह 2 शब्द बताएं बच्चों के लिए। ये आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि सुभारती टीवी आके और हमारे बच्चों को ये गाइड कर रहे हैं और हमारे सभी बच्चे बहुत ध्यान से और बड़े अच्छे तरीके से सुन ही रहे हैं। और बाकी बच्चों को भी हम कहेंगे कि अपना बड़े ध्यान से सुने और इस प्रोग्राम का फ़ायदा उठाएं। अब मैं मिसेज रेनू बालाजी से आग्रह करता हूं कि वह बच्चों को कुछ गाइडेंस दें। आज हमारे बीच सुभारती टीवी से कैरियर काउंसलिंग टीम मिस्टर आरपी और डॉक्टर श्री कृष्ण जी आए हैं और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि ये हमारे स्कूल में आए और इन्होंने हमारे बच्चों को इतनी अच्छी जानकारी अभी डॉक्टर श्री कृष्ण ने दी। बच्चों को इसका बहुत अधिक लाभ मिलेगा और मैं चाहती हूँ कि बच्चे ध्यान से सुने और इनके जो भी क्वेश्चन हों वो अपने क्वेश्चन पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंसिपल मैम। मैं अब अपने दूसरे पैनलिस्ट मिस्टर पुष्पेंद्र कौशिक, वैसे तो ये लीगल मैटर और आपकी टीचिंग में है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि 2 शब्द आप बोलें बच्चों को। मैं आप सभी बच्चों को बताना चाहूँगा कि आपके जीवन में आपके लक्ष्य हमेशा निर्धारित होने चाहिए। जिन लक्ष्यों के लिए आपको कार्य करना है वो लक्ष्य निर्धारण करना आपका बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है और यही समय है, यही उम्र है जब आप अपने लक्ष्यों को अच्छे से निर्धारित कर सकें। लक्ष्य निर्धारित करें, उस लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय और संकल्प के साथ काम करें। अपने एजुकेशन के लिए, अपने कैरियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए उसको दृढ़ता से फॉलो अप करें। मेरा आप सभी बच्चों से ये आग्रह होगा कि आप अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट करें, अपने कैरियर पे कंसंट्रेट करें। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है, हमारे बीच इतनी अच्छी टीम आई है, उन सभी ने इतना अच्छा गाइडेंस दिया। आगे भी वो अभी आपके सारी क्वेरीज़ को, क्वेश्चंस को पूछेंगे, जो भी आप पूछेंगे उनका बड़े अच्छे से, सरलता से आपको जवाब देंगे।
आपके जितने भी डाउट्स हैं वो डाउट्स दूर करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कौशिक साहब। अब आप, मैं हम्बली ये कहना चाहता हूँ कि अब वो टीचर्स जो क्लासेस ले रही थी या ले रहे थे, वो अब इस समय हमारे साथ पैनल पर मौजूद हैं। और बच्चों, आप भी इनका स्वागत करें एक नए पैनल का। आपकी टीचर्स कुछ नए आए हैं, तो ताली बजा के हम उनका स्वागत करते हैं। तो हम सबसे पहले मिसेस मंजू सिंह, जो पीजीटी इकोनॉमिक्स हैं, उनसे आग्रह करता हूं कि वो अपने विषय के बारे में और कुछ जनरल बातें कैरियर के बारे में बताएं। मिसेस मंजू सिंह। जैसा कि आजकल हर युवा का सपना है कि अच्छा सैलरी पैकेज होना चाहिए। जो पहली प्राथमिकता अगर बच्चे से पूछी जाए कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन जो आप ले रहे हैं, तो आप क्या करना चाहते हैं, तो क्या सपना है, तो हर बच्चा ये चाहता है कि उसका अच्छे से अच्छा सैलरी पैकेज होना चाहिए। तो जॉब सेटिस्फेक्शन के साथ साथ जो सैलरी पैकेज है वो बहुत बड़ा मोटिवेशन है आज के बच्चों के लिए। तो उसके लिए एक ऐसा विषय, कि कौन सा ऐसा विषय है जिसमें हम थोड़ी सी कैलकुलेशन के साथ, अगर आपको साधारण गुणा करना आता है, भाग करना आता है, ठीक है, और अगर आपको अपनी अर्थव्यवस्था की थोड़ी सी भी जानकारी है, तो कुछ सहयोगी तथ्यों की जानकारी रखते हुए आप इस फील्ड में बहुत अच्छे अवसर प्राप्त कर सकते हैं। आपको बताना चाहूँगी, या आप थोड़ा सा कुछ इमेजिनेशन कर सकते हैं कि कौन सी फील्ड की बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बताया गया कि एज ए इकोनॉमिक्स टीचर, तो मैं अपने ही फील्ड की बात करूँगी कि अर्थशास्त्र में आप आज की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जो जो अवसर, बहुत अवसर ऐसे हैं जो सरकार के द्वारा नए निर्माण किए जा रहे हैं, और अभी तक जो हमने देखा है कि अर्थशास्त्र ही एक ऐसा विषय है, जबकि अर्थव्यवस्था डूब रही होती है, तो अर्थव्यवस्था को कैसे ऊपर लाया जाए, नए जॉब निर्माण कैसे किए जाएं, ठीक है, प्लानिंग का क्या इम्पोर्टेंस है लाइफ में, ठीक है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अर्थशास्त्र ही एक ऐसा विषय है या उपयोगिता है, इतनी ज़्यादा है मेरी नज़र में, कि आप किसी भी फील्ड में इसका अध्ययन करने के उपरांत आप अच्छे अवसर प्राप्त कर सकते हैं, और इसमें बहुत हाई सैलरी पैकेज आपको मिल सकता है। तो जो बच्चे अर्थशास्त्र से संबंधित जो जानकारी अगर उनके पास नहीं है, तो आप इस विषय में, अध्ययन के विषय में आप जानकारी ले सकते हैं। जैसा कि मंजू मैडम ने बताया कि अर्थशास्त्र से उन्होंने शुरुआत करी और सीधे सैलरी पैकेज और उसकी बात आपसे करी। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अल्टीमेट एम हर एक का है कि वो अच्छा सैलरी पैकेज पे रहे और वो अच्छी तरह से अपने कैरियर को आगे बढ़ाए और साथ में देश को आगे बढ़ाए। अब एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर उससे संबंधित आपके दिमाग में कोई प्रश्न हो, तो अभी बहुत अच्छी बात है, उन्होंने एक इंट्रोडक्शन दिया है। आप अर्थशास्त्र से संबंध में या आपके जो सैलरी पैकेज या इसके संबंध में अगर किसी के सामने, किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन आया हो, तो वो पूछ सकता है। हमें लगता है कि अभी आप लोग बहुत जल्दी मैंने ये प्रश्न कर लिया, तो मैं सीधे मैडम से पूछता हूँ कि आप कृपया कुछ ऑप्शन बताएंगे कि इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद बच्चे क्या क्या कर सकते हैं। अगर हम ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, तो जितने ज़्यादा अवसर आज प्राइवेट सेक्टर में आपको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में देखने के लिए मिल रहे हैं, उतने शायद आपको किसी और फील्ड में नज़र नहीं आएंगे। हमारा जो बेस तैयार होता है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे डिपेंड करती है हमारी इकोनॉमी, यानी जो देश जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन बेस्ड होगा, ठीक है, हम मानते हैं कि इकोनॉमी उतना ही ज़्यादा क्या है, डेवलप्ड है। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट बनने के बाद जो है बहुत सारे जो है रिसोर्सेज, जिसे हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज की हमें आवश्यकता होती है, और जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, साधारण भाषा में कहूँ तो वही ह्यूमन रिसोर्स हैं, ठीक है, और
कौन कौन से फील्ड हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन में जहाँ कर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। तो आप जैसे डाटा एनालिस्ट है, ठीक है, आफ्टर स्टडिंग इकोनॉमिक्स आप डाटा एनालिस्ट की जॉब प्राप्त कर सकते हैं। बिजनेस एनालिस्ट है, मार्केटिंग एनालिस्ट है, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी जब आप तैयार करोगे, ठीक है, बिजनेस को ग्रोथ कराने के लिए, तो पैसा होना तो एक अलग बात है कि सबके पास पैसा होता है, ठीक है, आपके अंदर एक विचार आ सकता है कि मैं ये सपना है, मुझे ये इंडस्ट्री खोलनी है, लेकिन उसके लिए क्या स्किल्स की ज़रूरत है। तो स्किल्स जो हैं वो एक्सपर्ट्स के पास होते हैं, और उसके लिए आप किसी विशेष विषय में योग्यता जब आपके पास होगी तो आप उस विषय में अपना अच्छा योगदान दे सकते हैं। तो जब भी कोई इंडस्ट्री होती है तो उसके लिए अलग अलग एक्सपर्ट्स रखे जाते हैं। जैसे अगर हम सेल को प्रमोट करना चाहते हैं तो हमें मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम मार्केट एनालिस्ट रखते हैं, ठीक है। बिजनेस को कैसे प्रमोट किया जा सकता है और बिजनेस किस फील्ड से आ सकता है, तो जो अभी हमारे पास बिजनेस के रिसोर्सेज हैं वो तो हैं ही, लेकिन हम और कहाँ से बिजनेस लेकर के आ सकते हैं, तो वो बिजनेस एनालिस्ट का कोर्स है, आप उसको कर सकते हैं। जो डाटा एनालिस्ट है, हम कोई रिसर्च करा रहे हैं, जैसे कि अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि मार्केट में हम सभी लोग चाय पीते हैं, चाय पहले से मार्केट में कई ब्रांड्स थी, जैसे कि टाटा टी है, ठीक है, आपको ब्रुक बॉन्ड है, ताज है, ये बहुत सारी चाय आती थी मार्केट में। लेकिन फिर कंपनीज अपने अपने सर्वे कराया कि ये चाय तो मार्केट में अवेलेबल है, अब कोई नई कंपनी मार्केट में आना चाहती है, तो अगर कोई भी आज पैसा अपना मार्केट में लगा रहा है और अपने आप को सिक्योर रखना चाहता है, ठीक है, क्योंकि बिजनेस में आप जानते हैं रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर बिना आप एनालाइज किए हुए, बिना सर्वे के हुए अगर आप बिजनेस वर्ल्ड में एंटर कर जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ सस्टेन करना अपने आप को बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कंज्यूमर्स की क्या डिमांड है, क्या चॉइसेस हैं, मार्केट में गुड्स की अवेलेबिलिटी हमारे पास क्या क्या है, और हम नई चॉइस जो आ रही है बाजार में उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल है, बड़ा सिंपल सा, कि घर में चाय बनाई जाती है तो हम चाय पत्ती डालते हैं, फिर उसके बाद अदरक डालते हैं, इलायची डालते हैं, मसाला डालते हैं, ये सब अलग अलग है। आज कंपनीज ने क्या किया है, सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स एक चाय के साथ ही इंक्लूड कर दिए, ठीक है, जिससे आप इन समस्याओं से आपको निजात मिल गई है, क्योंकि आज सभी वर्किंग वुमेन से फास्ट रेट से सबको काम करना होता है। तो यही सारी चीज़ें हैं कि हम किस तरीके से आने वाली जो समस्याएं हैं जीवन में, और आने वाले हमारे पास एक इकोनॉमिक्स की टीचर होने के नाते मैं आपको पढ़ाती हूँ कि हर कोई भी देश हो इंडिया का, मतलब इंडिया में कोई भी स्टेट हो या कोई भी जगह हो या पर्सनल लेवल पे भी आप देखें, तो हम सभी के पास जो रिसोर्सेज है, जो संसाधन हैं, उनकी कमी है। यानी हमारी डिमांड्स हैं, हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो अनगिनत हैं, एंडलेस हैं, और रिसोर्सेज हमारे पास कम हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी, और प्लानिंग जब तक नहीं करेंगे तब तक उस फील्ड में हम जब कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो प्लानिंग करने के लिए आपको अर्थशास्त्र के ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी ही, क्योंकि आप अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं कि 5 ईयर प्लानिंग है या 20 ईयर्स की जो प्लानिंग है, एक इकोनॉमी को कैसे डेवलप्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट किया जाए। तो हम 5 ईयर प्लान्स का टॉपिक लेकर के चलते हैं, आपको बताते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपके पास बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इस फील्ड में आप बहुत अच्छा अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, ठीक है, और अपने भविष्य को जो है आप सुरक्षित कर सकते हैं। तो अभी आपने अर्थशास्त्र के बारे में और उससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आपने सुना। आज की समय सीमा को देखते हुए हम कल इसी समय आपके समक्ष इसी स्कूल के बच्चों के साथ कुछ आगे की बातें बताएंगे। भारत माता की जय। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।